नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। चुनाव आयोग से टीएमसी के डेलीगेशन ने मुलाकात की है। डेरेक ओब्रायन समेत कई नेता चुनाव आयोग से मिलने के लिए पहुंचे थे। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग से टीएमसी नेताओं ने मुलाकात की है। डेरेक ओब्रायन समेत तमाम जो नेता थे, 5 नेता टीएमसी के, वो चुनाव आयोग से एसआईआर के संबंध में मिलने के लिए गए थे, मुलाकात करने के लिए गए थे। इसी को बाकायदा चिट्ठी भी लिखी गई थी। टीएमसी ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे। हालांकि अपने कई बिंदुओं को लेकर, महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर चुनाव आयोग के साथ वार्ता करना चाह रहे थे टीएमसी के नेता, और यही वजह है कि टीएमसी के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। अगले दिन में ऐसा प्रूव ना हो, ये हम लोग का रिक्वेस्ट है। वो जो पांचटा যেগুলো প্রশ্ন ছিল, those 5 questions, ও পাঁচ প্রশ্ন, we will put those questions, we will share those 5 questions with all of you, for which we got no replies. No replies. Party, Ms. Mamata Banerjee, and our National General Secretary Abhishek Banerjee, Lok Sabha MP and AITC leader, and we raised those 5 questions. After that, Kullan Banerjee and Mahua Moitro and Mamata Thakur spoke and shared whatever they had to share in about 40 minutes. Then Mr. Kumar, the Chief Election Commissioner, spoke uninterrupted. They did not interrupt us, to be fair. We did not interrupt them. He spoke for 1 hour almost. At the end of his sharing, we heard him out, and then we said, we did not get an answer to any of our 5 questions. That is the outline of this, what happened. I now would like to introduce you already know them. Deputy Leader in Lok Sabha, Shatabdi Roy, উনি বলবেন, মহুয়া মৈত্র লোক সভা এমপি বলবেন, ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে বলবেন, একটু হিন্দিতেও শতাব্দী শেষে বলে দেবে। To give you more details. Here we go. সবাইকে থ্যাংক ইউ। আমাদের যে প্রশ্নগুলো ছিল ইলেকশন কমিশনের কাছে, তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে যে এই যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, সেটা কি শুধু ভুয়ো ভোটার বাদ দেওয়ার জন্যে, নাকি অনুপ্রবেশকারী তাদেরকে বাদ দেওয়ার জন্য? তাই হয় তাহলে শুধু বাঙালিদের ওপর বেছে বেছে। और मेरे साथ मेरे सहयोगी कनिका कटियार इसी पर अधिक जानकारी के साथ सीधे तौर पर दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी है। कनिका, आप ही का रुख करते हुए, चुनाव आयोग के साथ टीएमसी डेलीगेशन की ये मीटिंग रही, मुलाकात रही, क्या क्या बातें इस मीटिंग में निकलकर सामने आई? कनिका, देखिए, सबसे बड़ी बात की टीएमसी का जो डेलीगेशन है उसमें 5 राज्यसभा के जो सांसद हैं और 5 लोकसभा के सांसद, यानी कुल मिलाकर 10 सांसदों ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की, जिसमें ज्ञानेश कुमार से उनकी मुलाकात हुई। करीबन 2 घंटे की बैठक जो है चली, करीबन 11 बजे शुरू हुई थी और 1:21 के आसपास जो है टीएमसी का डेलीगेशन चुनाव आयोग से बाहर निकल के आया। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग के सामने टीएमसी ने 5 सवाल रखे हैं और 40 बीएलओ। टीएमसी का कहना है कि बंगाल में 40 बीएलओ की एसआईआर के जरिए जो है उन्होंने आत्महत्या की है। उन तमाम लोगों के नाम और डेटा को टीएमसी ने चुनाव आयोग के सामने रखा है और 5 सवाल जो है वो चुनाव आयोग से पूछे थे। लेकिन सबसे बड़ा आरोप जो है वो टीएमसी ने ये लगाया है कि जिस तरह से ज्ञानेश कुमार, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनके द्वारा जो बातें रखी गई, उसके बाद भी टीएमसी का डेलीगेशन सेटिस्फाइड नहीं है। टीएमसी का कहना है कि हम एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो एसआईआर की प्रक्रिया जिस टाइम पे सिलेक्ट की गई है, हम टाइमिंग को लेकर इसके खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीएमसी ने सवाल ये खड़े किए हैं कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए हो रही है तो ये बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो रही है। और डायरेक्टली जो है असम का नाम लेकर जो है टीएमसी ने यह आरोप लगाया है कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया बाकी राज्यों में भी हो रही है तो असम में क्यों नहीं हो रही, क्या वहां पे घुसपैठिए नहीं है। तो एक बड़ा एलिगेशन जो है वो टीएमसी की ओर से लगाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टीएमसी ने कहा है कि 40 मिनट तक उनकी
उनकी मुख्य चुनाव आयोग से मुलाकात हुई, बात हुई, लगातार जो है ज्ञानेश कुमार 40 मिनट तक बोलते रहे, लेकिन टीएमसी के तमाम सवालों के जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिए हैं, ये डेरेक ओब्राय का कहना है। इसके अलावा जो है टीएमसी ने ये भी कहा है कि वो एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से जिस टाइमिंग पे एसआईआर का प्रोसेस हो रहा है वो उस टाइमिंग से जो है कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि असम में क्यों नहीं एसआईआर हो रहा है, उसको लेकर भी जो है चुनाव आयोग के सामने जो है टीएमसी के डेलीगेशन ने ये सवाल खड़ा किया है। इसके अलावा जो है लगातार पश्चिम बंगाल में जो बीएलओस की मृत्यु हो रही है, हत्या हो रही है या जो सुसाइड कर रहे हैं, उसको लेकर जो है एक लिस्ट जो है वो चुनाव आयोग के सामने टीएमसी डेलीगेशन ने सौंपी है। ठीक है कनिका, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताया जाए एसआईआर को लेकर न्यूज इंडिया ने सपा सांसद लालजी वर्मा से खास बातचीत की, जहां सांसद ने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी को दूसरा एसआईआर अगर करना था ही तो फिर पहले कराते। आज बीएलओ के ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। आगे उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा जी। लालजी, लगातार एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन विपक्ष कर रहा है और ममता बनर्जी ने अब चुनाव आयोग का रुख अपनाया है। उनका एक प्रतिनिधिमंडल जो है चुनाव आयोग में आज जाने वाला है अपनी बातें रखने के लिए। देखिए, जिस तरह से चुनाव आयोग द्वारा सरकार के इशारे पर एसआईआर के माध्यम से मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। दूसरे एसआईआर कराना अगर था ही है तो इसमें आज जिस तरह से दबाव पड़ रहा है बीएलओ के पास, जिसके कारण अनेक बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं दबाव में, इसमें और अधिक समय देना चाहिए और पूरी तैयारी के साथ एसआईआर के लिए टीम तैयार रखनी चाहिए था। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि बीएलओ जो है वो मर रहे हैं या आत्महत्या कर रहे हैं, उनका कहना है कि तो जांच का विषय है, किस वजह से डेथ हुई है। नहीं, देखिए, मैं स्वयं देख रहा हूँ और अभी मैं क्षेत्र से चलकर 24 तारीख को यहाँ पर आया हूँ। उत्तर प्रदेश में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक का समय इन्होंने दिया है बीएलओ के पास, लेकिन तमाम ऐसे बीएलओ हैं जिनको 15 से 16 तारीख के बाद गणना प्रपत्र मिले हैं, जो अपलोड करना आता नहीं, फार्म भरने की भी उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई ढंग से, जिसके कारण अधिकारियों के द्वारा पर दबाव डाला जा रहा है और उस प्रेशर में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष वाले घुसपैठियों को क्या अपना वोटर मानते हैं? क्या उनको ये डर है कि घुसपैठिए बाहर चले जाएंगे देश से तो उनका वोट बैंक कम हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में कोई घुसपैठिया मैं समझता हूँ शायद हो, ऐसा मुझे नहीं प्रतीत होता। और अगर घुसपैठिया आया भी तो वो दोष उन्हीं का है। दूसरी तरफ मेरा ये मानना है कि जिस तरह से 2003 में बीएलओ घर घर गए थे, उनके पास एक फार्म छपाया था जिसमें मतदाताओं को उनके परिवार के घर के लोगों का नाम लिखना था। वो गए, हर घर के परिवार के लोगों का नाम एक साथ लिखे जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर थी। उनके सामने उनकी उम्र, उनके पिता या पति का नाम लिखकर, ये डॉक्यूमेंट जो है कि ये पहले से ही इनकी तैयारी है। जैसे एक बूथ का है, केवल एक बूथ का है, उसमें 2024 में उसने मतदान किया और ये नाम है 2024 की लिस्ट है जिसमें उसका नाम है। 2025 की जो वोटर लिस्ट इन्होंने तैयार किया उसमें ये लोगों का नाम नहीं है। शोधन करके लोगों के वोट कट रहे हैं। जी हाँ। लेकिन ममता बनर्जी को क्या दिक्कत हो रही है जब ममता बनर्जी जानती हैं कि बंगाल में सबसे ज़्यादा घुसपैठिए हैं और जबकि 14 लाख से ज़्यादा लोग तो अपने फार्म जमा नहीं करने के लिए गए, घरों पे ताले लगे दिखाई दे रहे हैं बंगाल में। केवल 10 लाख करीब हैं जो फार्म जमा करने नहीं आए, बाकी सबका फार्म जमा हो गया। तो घुसपैठिए तो है नहीं, फार्म तो जमा हो गया। 10 लाख हो सकता है कि कहीं डबल हो गया हो, कहीं कुछ हो गया हो, उसको हम इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर
अच्छी मतदाता सूची बनाना है, तो इस फार्म भराने की कसरत से ज़्यादा अच्छा था कि BLO घर घर जाता, उस परिवार में जितने मतदाता थे 18 साल से अधिक उम्र के, ये उनका वो अपने से नोट करता और नोट करके उनका वोटर लिस्ट के लिए अपलोड होता और उनकी वोटर मतदाता सूची में नाम बढ़ जाता। देखिए, मतदाता बनाना ये आयोग का अनिवार्य कर्तव्य है। ये नहीं है कि हम भरें फार्म। अगर हमारी उम्र 18 साल हो गई तो हम इस देश के मतदाता सूची में हमारा नाम होना ये अनिवार्यता है और इस अनिवार्यता को करने का काम चुनाव आयोग को होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आप तक साझा करें, वो है कि रूसी राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आएंगे। 4 और 5 दिसंबर को भारत दौरे पर रहने वाले हैं पुतिन। भारत रूस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पुतिन, ऐसी जानकारी है। 23वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत का दौरा करने वाले हैं पुतिन। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन जो है वो भारत के दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति पुतिन अगले महीने के पहले हफ्ते में यानी 4 और 5 दिसंबर को 2 दिन की भारत यात्रा पर आएंगे। रूस भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्तों में से एक है। अब माना यह जा रहा है कि पुतिन की इस यात्रा से रूस और भारत के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। इससे पहले रूसी सरकारी टीवी ने क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव के हवाले से ही कहा कि पुतिन की आगामी भारत यात्रा बहुत भव्य और सार्थक होने वाली है और इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव मुलाकात और ये दौरा पुतिन का रहेगा। तो वहीं चीन के हांगकांग शहर में इमारतों में भीषण आग लग गई। हांगकांग अग्निकांड में मौतों की संख्या बढ़ गई है, मृतकों की संख्या बढ़ गई है। इस हादसे में अब तक 128 लोगों की मौत होने की जानकारी है। युद्ध स्तर पर राहत बचाव अभियान अब भी जारी है, चलाया जा रहा है। तो चीन के हांगकांग के ताइपो जिले में गगनचुंबी इमारतों में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है, जो कि बड़ी बात है। खबर यह है कि आग पर काबू पा लिया गया, हालांकि आग पूरी तरीके से अभी तक बुझी नहीं है। इस हादसे में कल तक हालांकि इससे कम आंकड़ा था मृतकों का, लेकिन अब बढ़कर 128 जो मौतों की खबर है वो सामने आ रही है। कल तक ये आंकड़ा 44 था, यानी 44 लोगों की मौत कल तक सामने आई थी, लेकिन अब ये आंकड़ा जो है वो 44 से 128 बढ़कर हो चुका है और जो कि बड़ा ही दुखद कहीं ना कहीं पूरा घटनाक्रम हुआ है। हालांकि ये किन कारणों के चलते इतनी भीषण आग लगी है वो कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तो बचाव अभियान जो है वो युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। इन सबके बीच पुलिस प्रशासन ने 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर है, संगरूर में PRTC बस कर्मचारियों का प्रदर्शनकारियों ने मौके पर आत्मदाह की कोशिश की है। प्रदर्शनकारियों ने SHO जयवीर सिंह को आग लगा दी। तो प्रदर्शनकारियों ने मौके पर ही दरअसल हंगामा किया है। प्रदर्शनकारियों ने SHO को भी आग लगा दी है। बाकायदा ये देखिए, ये मौके से कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी मात्रा में जो संगरूर में प्रदर्शन है, प्रदर्शन के दौरान ये बड़ा हादसा भी हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस दौरान की हम दिखा रहे हैं। संगरूर में प्रदर्शन के दौरान आग लगा दी गई है। प्रदर्शन के दौरान SHO को आखिरकार किसने जलाया, यह अभी फिलहाल सवाल बना हुआ है। प्रदर्शनकारी यहां पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शन के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। संगरूर में, पंजाब के संगरूर में प्रदर्शन के दौरान यह हादसा हुआ। हालांकि पुलिस बल जो है वो प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, जो कि बसों पर चढ़े हुए हैं, बसों की छतों पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस को बड़ी चुनौती दे रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन भी पुलिस फोर्सेस के साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल कर, पानी का छिड़काव कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने और रोकने का काम कर रहा है। लेकिन प्रदर्शनकारी किस तरीके से हमलावर पुलिस कर्मचारियों पर नजर आए वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। हालांकि इसमें दुखद यह है कि इस दौरान एक बड़ा हादसा हो गया है और SHO को आग लगा दी गई। तो ये तस्वीरें जो है वो पंजाब के संगरूर से है, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने जोरदार हंगामा किया। हालांकि इसी दौरान एक दुखद हादसा भी हो गया जिसमें SHO की जान चली गई। उसे भी SHO को भी दरअसल प्रदर्शनकारियों ने ही आग लगा दी।
लेकिन अभी सवाल ये इसीलिए क्योंकि प्रदर्शन, भले ही प्रदर्शन की इजाज़त दी जाती है या फिर अपनी बात रखने की या फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर सकते हैं और किया भी जाता है, लेकिन इस तरीके से लोगों को हानि पहुंचाना, लोगों की जान लेना, ये एक सवाल बना हुआ है कि क्या प्रदर्शन के दौरान किसी की जान ले ली जाएगी। संगरूर में प्रदर्शन के दौरान ये आगजनी हुई है। प्रदर्शन के दौरान एसएचओ को दरअसल आग लगा दी गई। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब आपको बताया जाए, नेपाल राष्ट्र बैंक ने गुरुवार को नया 100 रुपए का नोट जारी किया है और इस नोट में नेपाल का वो संशोधित नक्शा छपा गया है जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दर्शाया गया है, दिखाया गया है। इन क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा बताने पर भारत आपत्ति जताता रहा है। अब नए नोट पर पूर्व गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी के दस्तखत भी हैं, यानी सिग्नेचर भी हैं। और मई 2020 में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था जिसमें 3 विवादित क्षेत्रों को नेपाल की सीमा में दिखाया गया था। बाद में नेपाल की संसद ने भी इस नक्शे को मंजूरी दे दी थी। हालांकि तब से भारत जो है वो अपनी आपत्ति इसको लेकर हमेशा से जताता रहा है। तो नेपाल की संसद में इस नए नक्शे को मंजूरी भी दी गई है। अगली बड़ी खबर यह है कि कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग का केस, दरअसल फायरिंग करने वाला शूटर गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर बंधु मान सिंह को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन के संपर्क में था ये शूटर जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। कनाडा में रेस्टोरेंट पर फायरिंग हुई थी और एक नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 3 से 4 बार, एक के बाद एक समय समय पर ये कैप्स कैफे, जो कि कपिल शर्मा का कैफे है कनाडा में, उसे वहां पर वो संचालित करते हैं, उस पर समय समय पर फायरिंग की घटनाएं सामने आई। हालांकि अब गैंगस्टर बंधु मान सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये पुलिस की और क्राइम ब्रांच की एक बड़ी कामयाबी भी माना जा सकता है। तो गैंगस्टर को भले ही गिरफ्तार किया गया हो, लेकिन गैंगस्टर बंधु मान सिंह आखिर है कौन, ये भी जान लीजिए। अय्याश जिंदगी जीने वाला, बंदूकों से खेलने वाला, महंगी गाड़ियों का शौक रखने वाला गैंगस्टर बंधु मान सिंह का लाइफस्टाइल देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जो कि सोशल मीडिया पर डाली गई होंगी या फिर पोस्ट की गई होंगी। हालांकि सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जिससे आप किसी के व्यक्तिगत जीवन में किस तरीके से वो रह रहा है उसका अंदाज़ा काफ़ी हद तक आप लगा सकते हैं। और उन्हीं में से कुछ तस्वीरें हैं। गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन के संपर्क में बना हुआ था ये शूटर, और जिस शूटर को अब गिरफ्तार किया गया, बंधु मान सिंह इसका नाम है इस गैंगस्टर का। हालांकि ये गैंगस्टर जो है वो सोशल मीडिया पर भी इसी तरह के वीडियोस पोस्ट करता है, अपलोड करता है, तस्वीरें अपलोड करता है, जिससे लोगों के बीच में एक दहशत इसको लेकर, इसके नाम को लेकर बनी रहे। हाथ में आप देख रहे हैं बंदूक है और आसमान की ओर फायर करता हुआ, और अलग अलग जगहों से इसने ये वीडियो जो है वो डाला हुआ है ताकि लोग इन्हें देखें, लोगों के मन में सवाल आए, लोगों के मन में इसको लेकर, इसके नाम को लेकर डर पैदा हो और दहशत बनी रहे। हालांकि अब इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, दिल्ली क्राइम ब्रांच की ओर से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार करने में एक कामयाबी हासिल की है, और यही वो शख्स जिसने कैप्स कैफे, जो कि कनाडा में कपिल शर्मा के नाम से संचालित किया जाता है कैप्स कैफे, उस कैफे में कई बार इसने फायरिंग की है। और अब चूंकि ये ऐसी भी जानकारी है कि गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन के संपर्क में ये बना हुआ था लगातार। हालांकि अब इसको गिरफ्तार किया गया है तो इसे पूछताछ भी की जाएगी। लेकिन आप समझिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग ये तस्वीरें आपको उसी शख्स की हम दिखा रहे हैं, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि कितना अय्याश किस्म का और कितना दहशतगर्द, किस तरीके से आप कह सकते हैं, ये भी कहना गलत नहीं होगा,
कई सारी तस्वीरों में, कई सारी वीडियोस में आप देख रहे हैं कि कभी कंधे पर बंदूक है, कभी हाथ में लहराते हुए बंदूक नजर आ रही है, AK-47 है, अलग अलग तरह के हथियारों के साथ ये अपनी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर डाला करता है और पोस्ट करता है। हालांकि गाड़ियों का शौक है, पैसों का शौक है, अय्याश जिंदगी जीने वाला और बेखौफ, बेडर, किसी प्रकार का कोई डर नहीं, निडर होकर ये बंदूकें लेकर, बंदूकें हवा में चलाकर, फायरिंग कर ये घूमता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक रखता है, पैसे और अय्याशी का शौक रखता है। और ये गैंगस्टर बंधु मान सिंह, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर ये कुछ तस्वीरें हैं जो लगातार अब चर्चा में बनी हुई हैं। हालांकि हाथ पर आप देख रहे हैं, शरीर पर बहुत सारे टैटू बनवाए हुए हैं। कभी वादियों पे बर्फ के बीच में वो पहुंचा हुआ है, यहाँ पर भी वो फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं वो रिहायशी इलाकों में जाता है, बड़ी बड़ी लग्जीरियस गाड़ियों में सफ़र करता है और उनकी वीडियोस और फोटोज़ जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर डाला करता है। हालांकि ये सब कुछ किसी आम शख्स का सपना भी हो सकता है, लेकिन आप ये समझिए कि इसके अंदर जो, इस गाड़ी के अंदर ये जो शख्स बैठा हुआ है, ये दिखावा, ये शो ऑफ, ये अय्याशी, ये पैसा, ये रसूख जो है वो किसी अच्छे काम नहीं बल्कि गलत काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है।